मुस्लिमीन बिहार के सदर मोहतरम जनाब अख्तर उस्मान साहब, मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब, मोहतरम जनाब वारिस हसन साहब, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब और मुकामी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम ये जलसे का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं आपकी मोहब्बत को सराखों पे रखता हूँ और एक बात हमारे पार्टी के जिम्मेदारों को इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी जमात, कोई भी तंजीम पार्टी डिसिप्लिन से आगे बढ़ रही है। अगर एक जमात ने फैसला लिया तो जमात के जिम्मेदारों की ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस फैसले के पाबंद रहे। अगर हर कोई अपनी तरफ से मनमानी करेगा और ये कहेगा कि नहीं अवाम के व्यवहार मजबूत है, मोहब्बत है, ये इस तरह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकालीफ का सफर उठाकर हमने बिहार में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को इस मुकाम पर लाया और अगर हम चाहते हैं कि कामयाबियां हमारे कदम चूमे तो बहुत जरूरी है कि इखलास के साथ हर पार्टी के फैसले का पाबंद रहे और जो पार्टी फैसला करती है उस पर अमल करे। वरना अगर हर कोई सिर्फ सालार बनेगा तो पार्टी कहीं आगे नहीं बढ़ सकती, वही पार्टी रुक जाएगी और कामयाबी हमको नहीं मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमारे जिम्मेदार ने ये फैसला लिया है वो मुस्तकबिल में ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे। ये मैं उनको बता रहा हूँ और मुस्तकबिल में अगर आप कोई फैसला लेंगे तो फिर ये गलती आपकी होगी, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपसे बताने भी आया हूँ क्योंकि आप लोगों की वालेहाना मोहब्बत है जो हमको यहाँ पर लाई है और आप लोग बगैर किसी इत्तला के यहाँ पर आए हैं। तो हम आपसे गुजारिश ये करने आए हैं कि आने वाले विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार बिहार के असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने वोट के जरिए से अपनी पार्टी को कामयाब इसलिए करिए क्योंकि हम अपनी सियासी क़यादत को बनाना चाहते हैं। देखिए, भारत के संविधान में दफा 14 जो समानता की और बराबरी की बात करता है। आपको फैसला करना है कि अगर हम बराबरी चाहते हैं तो हमको अपने वोट से अपने नेता को विधायक बनाकर बिहार की विधानसभा में भिजाना पड़ेगा। अगर हम इस पैगाम को समझ जाएं, ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के संविधान में दफा 14 की बात कर रहा हूँ जिसको अंग्रेजी में इक्वालिटी बोलते हैं, मसावात बोलते हैं, बराबरी बोलते हैं, समानता कहते हैं। ये लड़ाई में आपके ताउन की जरूरत है। और अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर हम रह गए, पिछले 60 साल से हम लोग सिर्फ वोट डालकर घर में जाकर सो जाते हैं। आपको शहरी बनना है, सिटीजन बनना है। जब आप शहरी बनेंगे, सिटीजन बनेंगे तो आपको पूरे हुकूक मिलेंगे जो एक भारत के शहरी को मिलते हैं। मगर हमारा हाल पिछले 60 साल से इन जालिमों ने बनाकर रख दिया कि तुम वोट डालो और सब हम पर छोड़ दो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वोट भी डालो और अपने मुस्तकबिल की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। आपको नेता बनाना, आपके मुस्तकबिल के फैसले कोई पटना में बैठने वाला जालिम नेता है जिसको सिर्फ दुश्मनी और असबियत के मुजाहरे करके हमको पसमानदा रखने की एक मनसूबाबंद साजिश के तहत हमको पसमानदा रख दिया गया, हमको गरीबी में मुब्तला कर दिया गया। हमारे बच्चों को, हमारे खास तौर पर हमारी बेटियों को तालीम मुकम्मल करने के मौके फराहम नहीं किए गए। यहाँ के नौजवानों का पलायन होता है, उसको रोकने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती। और अब चुनाव आ गया, अब जब चुनाव आ गया तो आप इन जालिमों की जबान से सुनेंगे सेकुलरिज्म के लिए वोट दो। इस सेकुलरिज्म से वोट को हम पिछले 65 साल से दे रहे हैं। उन्होंने क्या दिया इस बिहार की 19% अक़लियतों को?
सेकुलरिज्म के नाम पर तो हम ही वोट दे रहे हैं, तुम कहां वोट दे रहे हो? अगर मैं किसी हर जलसे में आवाम से पूछता हूँ कि बताओ क्या तुमने बीजेपी को वोट किया, तो सब हाथ उठाकर कहते हैं कि हमने नहीं किया। तो बीजेपी कामयाब कैसे हो रही है? जहां पर हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि सुनिए, इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस खड़ी हो जाती, अरे जहां पर हम नहीं खड़ा करते वहां पर भी हरा नहीं पाते बीजेपी को। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अपने वजन को, अपनी ताकत में इजाफा अगर आपको करना है तो अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के पतन छाप के निशान पर आप करिए। याद रखिए कि कोई भी इमारत 1 महीने में 2 महीने में तामीर नहीं होती। अगर आप अपने घर को बनाते हैं या कोई ऑफिस को बनाते हैं तो पहला काम आप क्या करते हैं कि उसकी बुनियाद को मजबूत रखिए। आप बुनियाद को मजबूत करिए और अपने सियासी घर को तामीर करिए। ये सियासी घर में मैं आकर रहने वाला नहीं हूँ, ना तो हैदराबाद से आकर रहेगा, इसके मालिक आप रहेंगे और इस इमारत को आप अपने इत्तेहाद से, अपनी दुआओं से, अपने कुर्बानियों से आप तामीर करेंगे और अपने सियासी शऊर से आप कामयाब करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप जब यहाँ से जाएं तो एक पैगाम लेकर जाएं, एक फिक्र लेकर जाएं। सिर्फ नारे लगाकर हम अपने जज्बात को नारों में उड़ा देते हैं और फिर उसके बाद हमको याद नहीं रहता कि क्या हमने सुना था। आप यहाँ पर आए, हम यहाँ पर बुलाए गए, ये आपको हम पैगाम दे रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई में आपको साथ देना है, बराबरी की लड़ाई में आपको साथ देना है और हम जो लोग हमारे वोट को हासिल करके हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इस्तेसाल करते हैं, इसको हमको रोकना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कल हम कहाँ गए थे, जाने गए थे, वहां पर एक ट्रेन के डब्बे में, क्या नाम था, अब्दुल खदीर को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ऑफिसर ने 3 लोगों को गोली मारी। 2 एक हैदराबाद के थे, एक बिहार के थे और एक मुंबई के। लोग बोलते कि मजलिस क्या करती है, सत्ता में नहीं आती का मंत्री नहीं बनता। हैदराबाद का जो शख्स मरा था, हमारे माजिद साहब कहाँ है? माजिद साहब, माजिद हुसैन साहब। अरे यार क्या कर रहे हो भाई? ये माजिद हुसैन साहब हमारे नामपल्ली के मेरे, इनके सुनिए, इनके विधानसभा का एक शख्स रेलवे पुलिस ने बगैर कोई वजह के सिर्फ नफरत की बुनियाद पर गोली मार दी। 3 लोगों को, 3 के लोग मर गए। इनकी विधानसभा का शख्स जो इंतकाल हो गया उसकी गोली से। हमने क्या किया हैदराबाद में उसके लिए? हमने उसको सरकार से चेक दिलाया और उसको 3 कमरे का घर सरकार से बोलकर हमने उसको फ्री में दिलवाया। उसको, उनके परिवार को, उनका अफराद-ए-तारी मत मारिए, आपको सोचने के लिए कह रहा हूं। जो शख्स मरा था, 7 MLA आए थे, हम उसको म्यूजियम में नहीं रखे उठाकर, जनता ने हमको ताकत दी। हमने सरकार से जाकर कहा, सरकार के मिनिस्टर ने हमसे कहा कि ओवैसी साहब, वो मुंबई के करीब ट्रेन में उसको गोली मारी गई। हमने कहा रहने वाला हैदराबाद का हमारा वोटर है, आप करेंगे नहीं करेंगे? सरकार ने उनको 2 BHK का कागज मिनिस्टर घर को लाके दिया। मिनिस्टर उस मरहूम के घर को आकर दिया, देखो ये हमारी तरफ से तुमको 3 कमरे का फ्लैट सरकार ने दिया। ये ताकत होती है। आप लोग क्या कर रहे हैं? वोट डाल रहे, जिंदाबाद हो गया, सेकुलरिज्म बचाओ हो गया और फिर बीजेपी जीतते जाती है। याद रखो, हम कोई किसी रेलवे स्टेशन के कूली नहीं है कि जालिमों का बोझ हम अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाएं। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने इनको अपना बोझ समझकर उठाया और इन्होंने हमारी कुर्बानियों पर, हमारी लाशों पर अपने इख्तिदार के महल को तामीर करवा दिया। जनता को कुछ नहीं मिला। 15 साल लालू के परिवार के, 20 साल नीतीश के,
मेरे भाई, एक नए दौर का आगाज करो। नौजवानों, बुजुर्गों, खास तौर से मैं बुजुर्ग से कह रहा हूं, हमारे बड़े लोगों से, कि आपने अपनी जवानी को इन जालिमों के पीछे बर्बाद कर दिया। कम से कम इस विधानसभा के चुनाव में इन बच्चों को देखो आप, इनका मुस्तकबिल है। बिहार में करीब 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ये लड़ाई जो आज मजलिस ओवैसी लड़ रहा है, ये तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हैदराबाद से आकर वो हैदराबादी को नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं हैदराबाद से आकर तुम्हारे वोट लेकर अपने जमीन का सौदा नहीं कर रहा हूं। ये लड़ाई आपकी है। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम ना तरक्की कर सकते, ना हम अपने गांव में डेवलपमेंट का विकास का काम करवा सकते, ना हम अपने मजहबी इबादत गाहों की हिफाजत कर सकते। तो आज का पैगाम आपसे यही है कि हमको इंसाफ के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करना पड़ेगा। क्या आप करेंगे? तीसरी बात जो आप यहां से लेकर जाएंगे वो ये है कि मोदी ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने और कुशवाहा साहब ने मिलकर भारत में ऐसा काला कानून बनाया जो भारत के संविधान, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उसके पूरा बरखिलाफ। और वो कानून के जरिए वो मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रिस्तान को हासिल करना चाहते हैं। ये सोचिए कि इन्होंने इस तरह का कानून बनाकर हमारी मजहबी शनाख्त को खतरे में डाल दिया। राइट टू इक्वालिटी, समानता की बात जब होती है तो बिहार में हर मजहब के उनके मजहबी इदारे हैं, वहां पर वही मजहब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है, मगर मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी मेंबर बन सकता है। यह कानून मोदी ने, नीतीश कुमार ने, इन सब ने बनाया। इसको भी ख्याल रखिए। आखिरी बात, चौथी बात, भ्रष्टाचार नीतीश कुमार की राज में आम हो चुका है। रिश्वत, कोई भी गरीब म्यूटेशन के लिए जाता है 3000 रुपये पूछा जाता है, 6000, रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपये, नहीं देंगे तो जांच होगी। आवास योजना के लिए पैसे, पेंशन के लिए पैसे। पिछले 5 साल से मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने भ्रष्टाचार को आम कर दिया। दिल्ली में बैठकर मोदी बोलते, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर मोदी ये कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में तुम लूट सकते, गरीबों के खून चूस सकते। तो इसीलिए आपसे कह रहे कि ये एक नई तारीख लिखने का वक्त है। नौजवानों, ये जो ताकत तुम्हारे पास है ना, एक विकल्प है, मुतबादिल है आपके पास। आप मजलिस को मजबूत करिए, अपने बुजुर्गों को राजी करिए, अपनी हमारी इस बात को, आपकी पार्टी के पैगाम को हमारी माँ और बहनों तक पहुंचाइए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। ये मेरे लिए नहीं, ये आपकी कामयाबी होगी। बिहार ताकतवर उसी वक्त होगा जब बिहार की सबसे बड़ी अक़लियत के पास इज्जत होगी, मुकाम होगा, उनका हिस्सा मिलेगा उनको। बिहार के असेंबली में एक अख्तरुल ईमान है, एक एमएलए है। आपने देखा कि एक अख्तरुल ईमान ने कितनी मेहनत की, कितनी जुस्तजू की, और हर आपके हमारे गरीब मजलूम अवाम के मसले पर बेबाकी के साथ अख्तरुल ईमान ने उसको बयान किया। बस आपसे ही कहना था कि ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये समानता की लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है। आप इसमें साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और देखिए यहाँ गाड़ी आ चुकी है, उनका जल्दी थोड़ा सा खाली कर दिए, देखिए बाद में तकलीफ होता है, स्टेज से थोड़ा सा उतर जाए। डी ग्रुप से मीडिया के अलावा कोई नहीं रहे, कुर्सी पर आप लोग बैठिए, खड़े मत होइए। जिन लोगों का भी नाम नहीं है, लोग में आजादी से चैन बनाए और ज्यादा से ज्यादा लोग उनको साफ
तो फाइनली जिसके इंतजार सालों से था आज वो प्रेरणा के धरती पे इसको जान करें और ये बहुत ही इंतजार के बाद नौजवान साथियों, मनीष जिहादी मुस्लिम बिहार के सदर मोहतरम जनाब रहमान साहब, मोहतरम जनाब बाजिद हुसैन साहब, मोहतरम जनाब वारिस हसन साहब, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब और मुकामी मनीष जिहादी मुस्लिम के तमाम ये जलसे का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं आपकी मोहब्बत को सराहों पर रखता हूँ और एक बात हमारे पार्टी के जिम्मेदारों को इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी जमात, कोई भी तंजीम काफी डिसिप्लिन से आगे बढ़ रही है। अगर एक जमात ने फैसला लिया तो जमात के जिम्मेदारों की ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस फैसले में पाबंद रहे। अगर हर कोई अपनी तरफ से मनमानी करेगा और ये कहेगा कि नहीं अवाम की बड़ा मजबूत है, मोहब्बत है, ये इस तरह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकालीफ का सफर उठाकर हमने बिहार में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को इस मुकाम पर लाया। और हम चाहते हैं कि कामयाबियां हमारे कदम छूटे, बहुत जरूरी है कि इखलास के साथ हर पार्टी के फैसले का पाबंद रहे और जो पार्टी फैसला करती है उस पर अमल करे। वरना अगर हर कोई सिर्फ सालार बनेगा तो पार्टी कहीं आगे नहीं बढ़ सकती, वही पार्टी रुक जाएगी और कामयाबी हमको नहीं मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमारे जिम्मेदार ने ये फैसला लिया है वो मुस्तकबिल में ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे। ये मैं उनको बता रहा हूँ और मुस्तकबिल में अगर आपको फैसला लेंगे तो फिर ये गलती आपकी होगी, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपसे बताने भी आया हूँ क्योंकि आप लोगों की वालेहाना मोहब्बत है जो हमको यहाँ पर लाई है और आप लोग बगैर किसी इत्तला के यहाँ पर आए हैं। तो हम आपसे गुजारिश ये करने आए हैं कि आने वाली विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार बिहार के असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने वोट के जरिए से अपनी पार्टी को कामयाब इसलिए करिए क्योंकि हम अपनी सियासी क़यादत को बनाना चाहते हैं। देखिए, भारत के संविधान में दफा 14 जो समानता की और बराबरी की बात करता है, आपको फैसला करना है कि अगर हम बराबरी चाहते हैं तो हमको अपने वोट से अपने नेता को विधायक बनाकर बिहार की विधानसभा में मिलाना पड़ेगा। अगर हम इस पैगाम को समझ जाएं, ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के संविधान में दफा 14 की बात कर रहा हूँ जिसको अंग्रेजी में इक्वालिटी बोलते हैं, मसावात बोलते हैं, बराबरी बोलते हैं, समानता कहते हैं। ये लड़ाई में आपके ताउन की जरूरत है। और अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर हम रह गए, पिछले 60 साल से हम लोग सिर्फ वोट डालकर घर में जाकर सो जाते हैं। आपको शहरी बनना है, सिटीजन बनना है। जब आप शहरी बनेंगे, सिटीजन बनेंगे तो आपको पूरे हुकूक मिलेंगे जो एक भारत के शहरी को मिलते हैं। मगर हमारा हाल पिछले 60 साल से इन जालिमों ने बनाकर रख दिया कि तुम वोट डालो और सब हम पर छोड़ दो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वोट भी डालो और अपने मुस्तकबिल की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। आपको नेता बनाना, आपके मुस्तकबिल के फैसले कोई पटना में बैठने वाला जालिम नेता है जिसको सिर्फ दुश्मनी और असबियत के मुजाहरे करके हमको पसमानदा रखने की एक मुनसूबा साजिश के तहत हमको पसमानदा रख दिया गया, हमको गरीबी में मुब्तला कर दिया गया।
हमारे बच्चों को, हमारे खास तौर से हमारी बेटियों को तालीम मुकम्मल करने के मौके फराहम नहीं किए गए। यहाँ के नौजवानों का पलायन होता है, उसको रोकने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती। और अब चुनाव आ गया, अब जब चुनाव आ गया तो आप इन जालिमों की जबान से सुनेंगे सेकुलरिज्म के लिए वोट दो। इस सेकुलरिज्म से वोट को हम पिछले 65 साल से दे रहे हैं। उन्होंने क्या दिया इस बिहार की 19% अकलियतों को? सेकुलरिज्म के नाम पर तो हम ही वोट दे रहे हैं, तुम कहां वोट दे रहे हैं? अगर मैं किसी हर जलसे में आवाम से पूछता हूं कि बताओ क्या तुमने बीजेपी को वोट किया, तो सब हाथ उठाकर कहते हैं कि हमने नहीं किया। बीजेपी कामयाब कैसे हो रही? जहां पर हमको इल्जाम लगाया जाता है कि सुनिए, इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस खड़ी हो जाती। अरे जहां पर हम नहीं खड़ा करते वहां पर भी हरा नहीं पाते बीजेपी को। इसीलिए आपसे कह रहे कि अपने वजन को, अपनी ताकत में इजाफा अगर आपको करना है तो अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के पतन छाप के निशान पर आप करिए। याद रखिए कि कोई भी इमारत 1 महीने में 2 महीने में तामीर नहीं होती। अगर आप अपने घर को बनाते हैं या कोई ऑफिस को बनाते हैं तो पहला काम आप क्या करते हैं कि उसकी बुनियाद को मजबूत रखिए। आप बुनियाद को मजबूत करिए और अपने सियासी घर को तामीर करिए। ये सियासी घर में मैं आकर रहने वाला नहीं हूं, ना तो हैदराबाद से आकर रहेगा, इसके मालिक आप रहेंगे। और इस इमारत को आप अपने इत्तेहाद से, अपनी दुआओं से, अपने कुर्बानियों से आप तामीर करेंगे और अपने सियासी शऊर से आप कामयाब सुनिए, मैं चाहूंगा कि आप जब यहाँ से जाए तो एक पैगाम लेकर जाए, एक फिक्र लेकर जाए। सिर्फ नारे लगाकर हम अपने जज्बात को नारों में उड़ा देते हैं और फिर उसके बाद हमको याद नहीं रहता कि क्या हमने सुना था। आप यहाँ पर आए, हम यहाँ पर बुलाए गए, ये आपको हम पैगाम दे रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई में आपको साथ देना है, बराबरी की लड़ाई में आपको साथ देना है। और हम जो लोग हमारे वोट को हासिल करके हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इस्तेसाल करते हैं, इसको हमको रोकना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कल हम कहाँ गए थे, जाने गए थे, वहां पर एक ट्रेन के डब्बे में क्या नाम था, अब्दुल खदीर साहब, अब्दुल खदीर को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ऑफिसर ने 3 लोगों को गोली मारी, जो एक हैदराबाद के थे, एक बिहार के थे और एक मुंबई के। लोग बोलते कि मजलिस क्या करती है, सत्ता में नहीं आती का मंत्री नहीं बनता। हैदराबाद का जो शख्स मरा था, हमारे माजिद साहब कहाँ है? माजिद साहब, माजिद हुसैन साहब। अरे यार क्या कर रहे हो भाई? ये माजिद हुसैन साहब हमारे नामपल्ली के मेरे, इनके सुनिए, इनके विधानसभा का एक शख्स रेलवे पुलिस ने बगैर कोई वजह के सिर्फ नफरत की बुनियाद पर गोली मार दी। 3 लोगों को, 3 के लोग मर गए। इनकी विधानसभा का शख्स जो इंतकाल हो गया उसकी गोली से। हमने क्या किया हैदराबाद में उसके लिए? हमने उसको सरकार से चेक दिलाया और उसको 3 कमरे का घर सरकार से बोलकर हमने उसको फ्री में दिलवाया। उसको, उनके परिवार को, उनका अफराद-ए-तानी मत मारिए, आपको सोचने के लिए कह रहा हूं। जो शख्स मरा था, 7 MLA आए थे, उसको म्यूजियम में नहीं रखे उठाकर, जनता ने हमको ताकत दी। हमने सरकार से जाकर कहा, सरकार के मिनिस्टर से कहा कि वैसी साहब वो मुंबई के करीब ट्रेन में उसको गोली मारी गई। हमने कहा रहने वाला हैदराबाद का हमारा वोटर है, आप करेंगे नहीं करेंगे? सरकार ने हमको 2 BHK का कागज मिनिस्टर घर को लाके दिया। मिनिस्टर उस मरहूम के घर को आकर दिया, जो कि ये हमारी तरफ से तुमको 3 कमरे का फ्लैट सरकार ने दिया। ये ताकत होती है। आप
लोग क्या कर रहे थे, वोट डाल रहे, जिंदाबाद हो गया, सेकुलरिज्म बचाओ हो गया, और फिर बीजेपी जीतते जाती है। याद रखो, हम कोई किसी रेलवे स्टेशन के कूली नहीं है कि जालिमों का बोझ हम अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाए। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने इनको अपना बोझ समझकर उठाया और इन्होंने हमारी कुर्बानियों पर, हमारी लाशों पर अपने इख्तिदार के महल को तामीर करवा दिया। जनता को कुछ नहीं मिला। 15 साल लालू के परिवार के, 20 साल नीतीश के। मेरे भाई, एक नए दौर का आगाज करो। नौजवानों, बुजुर्गों, खास तौर से मैं बुजुर्ग से कह रहा हूं, हमारे बड़े लोगों से, कि आपने अपनी जवानी को इन जालिमों के पीछे बर्बाद कर दिया। कम से कम इस विधानसभा के चुनाव में इन बच्चों को देखो आप, इनका मुस्तकबिल है। बिहार में करीब 60% आबादी, 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ये लड़ाई जो आज मंजलिस ओवैसी लड़ रहा है, ये तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हैदराबाद से आकर वो हैदराबादी को नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं हैदराबाद से आकर तुम्हारे वोट लेकर अपने जमीन का सौदा नहीं कर रहा हूं। ये लड़ाई आपकी है। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम ना तरक्की कर सकते, न हम अपने गांव में डेवलपमेंट का, विकास का काम करवा सकते, न हम अपने मजहबी इबादत गाहों की हिफाजत कर सकते। तो आज का पैगाम आपसे यही है कि हमको इंसाफ के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करना पड़ेगा। क्या आप करेंगे? तीसरी बात जो आप यहां से लेकर जाएंगे वो ये है कि मोदी ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने और कुशवाहा साहब ने मिलकर भारत में ऐसा काला कानून बनाया जो भारत के संविधान, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उसके पूरा बरखिलाफ। और वो कानून के जरिए वो मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रिस्तान को हासिल करना चाहते हैं। ये सोचिए कि इन्होंने इस तरह का कानून बनाकर हमारी मजहबी शनाख्त को खतरे में डाल दिया। राइट टू इक्वालिटी, समानता की बात जब होती है तो बिहार में हर मजहब के उनके मजहबी इदारे हैं, वहां पर वही मजहब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है, मगर मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी मेंबर बन सकता है। यह कानून मोदी ने, नीतीश कुमार ने, इन सब ने बनाया। इसको भी ख्याल रखिए। आखिरी बात, चौथी बात, भ्रष्टाचार नीतीश कुमार की राज में आम हो चुका है। रिश्वत, कोई भी गरीब म्यूटेशन के लिए जाता है 3000 रुपये पूछा जाता है, 6000, रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपये, नहीं देंगे तो जांच होगी। आवास योजना के लिए पैसे, पेंशन के लिए पैसे। पिछले 5 साल से मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने भ्रष्टाचार को आम कर दिया। दिल्ली में बैठकर मोदी बोलते, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर मोदी ये कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में तुम लूट सकते, गरीबों के खून चूस सकते। तो इसीलिए आपसे कह रहे कि ये एक नई तारीख लिखने का वक्त है। नौजवानों, ये जो ताकत तुम्हारे पास है ना, एक विकल्प है, मुतबादिल है आपके पास। आप मजलिस को मजबूत करिए, अपने बुजुर्गों को राजी करिए, अपनी हमारी इस बात को, आपकी पार्टी के पैगाम को हमारी माँ और बहनों तक पहुंचाइए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। ये मेरे लिए नहीं, ये आपकी कामयाबी होगी। बिहार ताकतवर उसी वक्त होगा जब बिहार की सबसे बड़ी अक़लियत के पास इज्जत होगी, मुकाम होगा, उनका हिस्सा मिलेगा उनको। बिहार की असेंबली में एक अख्तरुल ईमान है, एक एमएलए है। आपने देखा कि एक अख्तरुल ईमान ने कितनी मेहनत की, कितनी जुस्तजू की, और हर आपके हमारे गरीब मजलूम अवाम के मसले पर बेबाकी के साथ अख्तरुल ईमान ने उसको बयान किया। बस आपसे ही कहना था कि ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये समानता की लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है। नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर मोहतरम जनाब अख्तर उस्मान साहब,
मोहतरम जनाब बारिश हुसैन साहब, मोहतरम जनाब बारिश हसन साहब, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब और मुकामी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम मौजूद ये जलसे का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं आपकी मोहब्बत को सराहतों पर रखता हूँ और एक बात हमारे पार्टी के जिम्मेदारों को इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी जमात, कोई भी तंजीम नीचे करो ना, काफी डिसिप्लिन से आगे बढ़ रही है। मोबाइल चढ़ा दीजिए। अगर एक जमात ने फैसला लिया तो जमात के जिम्मेदारों की ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस फैसले में पाबंद रहे। अगर हर कोई अपनी तरफ से मनमानी करेगा और ये कहेगा कि नहीं आवाम की बड़ा मजबूत है, मोहब्बत है, ये इस तरह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकालीफ का सफर उठाकर हमने बिहार में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मुकाम पर लाया और अगर हम चाहते हैं कि कामयाबियां हमारे कदम छूटे, बहुत जरूरी है कि क्लास के साथ पीछे से हटो। हर पार्टी के फैसले का पाबंद रहे और जो पार्टी फैसला करती है उस पर अमल करे। वरना अगर हर कोई सिर्फ सालार बनेगा तो पार्टी कहीं आगे नहीं बढ़ सकती, वही पार्टी रुक जाएगी और कामयाबी हमको नहीं मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमारे जिम्मेदार ने ये फैसला लिया है वो मुस्तकबिल में ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे। ये मैं उनको बता रहा हूँ और मुस्तकबिल में अगर आपको फैसला लेंगे तो फिर ये गलती आपकी होगी, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपसे बताने भी आया हूँ क्योंकि आप लोगों की वालेहाना मोहब्बत है जो हमको यहाँ पर लाई है और आप लोग बगैर किसी इत्तला के यहाँ पर आए हैं, तो हम आपसे गुजारिश ये करने आए हैं कि आने वाले विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार बिहार के असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने वोट के जरिए से अपनी पार्टी को कामयाब इसलिए करिए क्योंकि हम अपनी सियासी क़यादत को बनाना चाहते हैं। देखिए, भारत के संविधान में दफा 14 जो समानता की और बराबरी की बात करता है। आपको फैसला करना है कि अगर हम बराबरी चाहते हैं तो हमको अपने वोट से अपने नेता को विधायक बनाकर बिहार की विधानसभा में जाना पड़ेगा। अगर हम इस पैगाम को समझ जाएं, ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के संविधान में दफा 14 की बात कर रहा हूँ जिसको अंग्रेजी में इक्वालिटी बोलते हैं, मसावात बोलते हैं, बराबरी बोलते हैं, समानता कहते हैं। ये लड़ाई में आपके ताउन की जरूरत है और अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर हम रह गए, पिछले 60 साल से हम लोग सिर्फ वोट डालकर घर में जाकर सो जाते हैं। आपको शहरी बनना है, सिटीजन बनना है। जब आप शहरी बनेंगे, सिटीजन बनेंगे तो आपको पूरे हुकूक मिलेंगे जो एक भारत के शहरी को मिलते हैं। मगर हमारा हाल पिछले 60 साल से इन जालिमों ने बनाकर रख दिया कि तुम वोट डालो और सब हम पर छोड़ दो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वोट भी डालो और अपने मुस्तकबिल की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। आपको नेता बनाना, आपके मुस्तकबिल के फैसले कोई पटना में बैठने वाला जालिम नेता है जिसको सिर्फ दुश्मनी और असबियत के मुजाहरे करके हमको पसमानदा रखने की एक मनसूबाबंद साजिश के तहत हमको पसमानदा रख दिया गया, हमको गरीबी में मुब्तला कर दिया गया। हमारे बच्चों को, हमारे खास तौर से हमारी बेटियों को तालीम मुकम्मल करने के मौके फराहम नहीं किए गए। यहाँ के नौजवानों का पलायन होता है, उसको रोकने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती। और अब चुनाव आ गया, अब जब चुनाव आ गया तो आप इन जालिमों की जबान से सुनेंगे सेकुलरिज्म के लिए वोट दो। इस सेकुलरिज्म से वोट को पिछले 65 साल से दे रहे हैं। उन्होंने क्या दिया इस बिहार की 19% अकलियतों को? सेकुलरिज्म के नाम पर तो हम ही वोट दे रहे हैं, तुम कहाँ वोट दे रहे हैं?
अगर मैं किसी हर जलसे में आवाम से पूछता हूँ कि बताओ क्या तुमने बीजेपी को वोट किया, तो सब हाथ उठाकर कहते हैं कि हमने नहीं किया। बीजेपी कामयाब कैसे हो गई? जहां पर हम पे इल्जाम लगाया जाता कि सुनिए, इल्जाम लगाया जाता कि मजलिस खड़ी हो जाती, अरे जहां पर हम नहीं खड़ा करते वहां पर भी हरा नहीं पाते बीजेपी को। इसीलिए आपसे कह रहे कि अपने वजन को, अपनी ताकत में इजाफा आपको करना है तो अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के पतन छाप के निशान पर आप करिए। याद रखिए कि कोई भी इमारत 1 महीने में 2 महीने में तामीर नहीं होती। अगर आप अपने घर को बनाते हैं या कोई ऑफिस को बनाते हैं तो पहला काम आप क्या करते हैं कि उसकी बुनियाद को मजबूत रखिए। आप बुनियाद को मजबूत करिए और अपने सियासी घर को तामीर करिए। ये सियासी घर में मैं आकर रहने वाला नहीं हूँ, ना तो हैदराबाद से आकर रहेगा, इसके मालिक आप रहेंगे और इस इमारत को आप अपने इत्तेहाद से, अपनी दुआओं से, अपने कुर्बानियों से आप तामीर करेंगे और अपने सियासी शऊर से आप कामयाब सुनिए, मैं चाहूंगा कि आप जब यहाँ से जाएं तो एक पैगाम लेकर जाएं, एक फिक्र लेकर जाएं। सिर्फ नारे लगाकर हम अपने जज्बात को नारों में उड़ा देते हैं और फिर उसके बाद हमको याद नहीं रहता कि क्या हमने सुना था। आप यहाँ पर आए, हम यहाँ पर बुलाए गए, ये आपको हम पैगाम दे रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई में आपको साथ देना है, बराबरी की लड़ाई में आपको साथ देना है और हम जो लोग हमारे वोट को हासिल करके हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इस्तेसाल करते हैं, इसको हमको रोकना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कल हम कहाँ बैठा थे, जाने गए थे, वहां पर एक रेल ट्रेन के डब्बे में क्या नाम था, अब्दुल खदीर को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ऑफिसर ने 3 लोगों को गोली मारी। जो एक हैदराबाद के थे, एक बिहार के थे और एक मुंबई के। लोग बोलते कि मजलिस क्या करती है, सत्ता में नहीं आती का मंत्री नहीं बनता। हैदराबाद का जो शख्स मरा था, हमारे माजिद साहब कहाँ है? माजिद हुसैन साहब। अरे यार क्या कर रहे हो भाई? ये माजिद हुसैन साहब हमारे नामपल्ली के मेरे, इनके सुनिए, इनके विधानसभा का एक शख्स रेलवे पुलिस ने बगैर कोई वजह के सिर्फ नफरत की बुनियाद पर गोली मार दी। 3 लोगों को, 3 के लोग मर गए। इनकी विधानसभा का शख्स जो इंतकाल हो गया उसकी गोली से। हमने क्या किया हैदराबाद में उसके लिए? हमने उसको सरकार से चेक दिलाया और उसको 3 कमरे का घर सरकार से बोलकर हमने उसको फ्री में दिलवाया। उसको, उनके परिवार को, उनका अफराद ताली मत मारिए, आपको सोचने के लिए कह रहा हूं। जो शख्स मरा था, 7 MLA आए थे, उसको म्यूजियम में नहीं रखे उठाकर, जनता ने हमको ताकत दी। हमने सरकार से जाकर कहा, सरकार के मिनिस्टर से कहा कि ओवैसी साहब वो मुंबई के करीब ट्रेन में उसको गोली मारी गई। हमने कहा रहने वाला हैदराबाद का हमारा वोटर है, आप करेंगे नहीं करेंगे? सरकार ने हमको 2 BHK का कागज मिनिस्टर घर को लाके दिया। मिनिस्टर उस मरहूम के घर को आकर दिया, जो कि ये हमारी तरफ से तुमको 3 कमरे का फ्लैट सरकार ने दिया। ये ताकत होती है। आपको क्या करे से वोट डाल रहे, जिंदाबाद हो गया, सेकुलरिज्म बचाओ हो गया और फिर बीजेपी जीत के जाती है। याद रखो, हम कोई किसी रेलवे स्टेशन के कूली नहीं है कि जालिमों का बोझ हम अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाए। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने इनको अपना बोझ समझकर उठाया और इन्होंने हमारी कुर्बानियों पर, हमारी लाशों पर अपने इख्तिदार के महल को तामीर करवा दिया। जनता को कुछ नहीं मिला। 15 साल लालू के परिवार के, 20 साल नीतीश के। मेरे भाई, एक नए दौर का आगाज करो। नौजवानों,
बुजुर्गों, खास तौर से मैं बुजुर्ग से कह रहा हूं, हमारे बड़े लोगों से, कि आपने अपनी जवानी को इन जालिमों के पीछे बर्बाद कर दिया। कम से कम इस विधानसभा के चुनाव में इन बच्चों को देखो आप, इनका मुस्तकबिल है। बिहार में करीब 60% आबादी 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ये लड़ाई जो आज मजलिस ओवैसी लड़ रहा है, ये तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हैदराबाद से आकर वो हैदराबादी को नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं हैदराबाद से आकर तुम्हारे वोट लेकर अपने जमीन का सौदा नहीं कर रहा हूं। ये लड़ाई आपकी है। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम ना तरक्की कर सकते, न हम अपने गांव में डेवलपमेंट का विकास का काम करवा सकते, न हम अपने मजहबी इबादत गाहों की हिफाजत कर सकते। तो आज का पैगाम आपसे यही है कि हमको इंसाफ के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करना पड़ेगा। क्या आप करेंगे? तीसरी बात जो आप यहां से लेकर जाएंगे वो ये है कि मोदी ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने और कुशवाहा साहब ने मिलकर भारत में ऐसा काला कानून बनाया जो भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया उसके पूरा बरखिलाफ। और वो कानून के जरिए वो मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रिस्तान को हासिल करना चाहते हैं। ये सोचिए कि इन्होंने इस तरह का कानून बनाकर हमारी मजहबी शनाख्त को खतरे में डाल दिया। राइट टू इक्वालिटी, समानता की बात जब होती है तो बिहार में हर मजहब के उनके मजहबी इदारे हैं, वहां पर वही मजहब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है, मगर मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी मेंबर बन सकता है। यह कानून मोदी ने, नीतीश कुमार ने, इन सब ने बनाया। इसको भी ख्याल रखिए। आखिरी बात, चौथी बात, भ्रष्टाचार नीतीश कुमार की राज में आम हो चुका है। रिश्वत, कोई भी गरीब म्यूटेशन के लिए जाता है 3,000 रुपये पूछा जाता है, 6,000, रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपये, नहीं देंगे तो जांच होगी। आवास योजना के लिए पैसे, पेंशन के लिए पैसे। पिछले 5 साल से मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने भ्रष्टाचार को आम कर दिया। दिल्ली में बैठकर मोदी बोलते ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर मोदी ये कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में तुम लूट सकते, गरीबों के खून चूस सकते। तो इसीलिए आपसे कह रहे कि ये एक नई तारीख लिखने का वक्त है। नौजवानों, ये जो ताकत तुम्हारे पास है ना, एक विकल्प है, मुतबादिल है आपके पास। आप मजलिस को मजबूत करिए, अपने बुजुर्गों को राजी करिए, अपनी हमारी इस बात को, आपकी पार्टी के पैगाम को हमारी माँ और बहनों तक पहुंचाइए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। ये मेरे लिए नहीं, ये आपकी कामयाबी होगी। बिहार ताकतवर उसी वक्त होगा जब बिहार की सबसे बड़ी अक़लियत के पास इज्जत होगी, मुकाम होगा, उनका हिस्सा मिलेगा उनको। बिहार की असेंबली में एक अख्तरुल ईमान है, एक एमएलए है। आपने देखा कि एक अख्तरुल ईमान ने कितनी मेहनत की, कितनी जुस्तजू की, और हर आपके हमारे गरीब मजलूम अवाम के मसले पर बेबाकी के साथ अख्तरुल ईमान ने उसको बयान किया। बस आपसे ही कहना था कि ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये समानता की लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है। नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर मोहतरम जनाब अख्तर साहब, मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब, मोहतरम जनाब वारिस खान साहब, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब और बुखारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ये जलसे का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं आपकी मोहब्बत को सराहतों पर रखता हूँ, और एक बात हमारे पार्टी के जिम्मेदारों को इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी जमात, कोई भी तंजीम पार्टी डिसिप्लिन से आगे बढ़ती है।
मोबाइल चढ़ा अगर एक जमात ने फैसला लिया तो जमात के जिम्मेदारों की ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस फैसले के पाबंद रहे। अगर हर कोई अपनी तरफ से मनमानी करेगा और ये कहेगा कि नहीं अवाम की बड़ा मजबूत है, मोहब्बत है, ये इस तरह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकालीफ का सफर उठाकर हमने बिहार में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मुकाम पर लाया और हम चाहते हैं कि कामयाबियां हमारे कदम छूटे। बहुत जरूरी है कि इखलास के साथ पीछे से हटो। हर पार्टी पार्टी के फैसले का पाबंद रहे और जो पार्टी फैसला करती है उस पर अमल करे। वरना अगर हर कोई सिर्फ सालार बनेगा तो पार्टी कहीं आगे नहीं बढ़ सकती, वही पार्टी रुक जाएगी और कामयाबी हमको नहीं मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमारे जिम्मेदार ने ये फैसला लिया है वो मुस्तकबिल में ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे। ये मैं उनको बता रहा हूँ और मुस्तकबिल में अगर आपको फैसला लेंगे तो फिर ये गलती आपकी होगी, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपसे बताने भी आया हूँ क्योंकि आप लोगों की वालेहाना मोहब्बत है जो हमको यहाँ पर लाई है और आप लोग बगैर किसी इत्तला के यहाँ पर आए हैं। तो हम आपसे गुजारिश ये करने आए हैं कि आने वाले विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार बिहार के सोने के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने वोट के जरिए से अपनी पार्टी को कामयाब इसलिए करिए क्योंकि हम अपनी सियासी क़यादत को बनाना चाहते हैं। देखिए भारत के संविधान में दफा 14 जो समानता की और बराबरी की बात करता है। आपको फैसला करना है कि अगर हम बराबरी चाहते हैं तो हमको अपने वोट से अपने नेता को विधायक बनाकर बिहार की विधानसभा में भिजाना पड़ेगा। अगर हम इस पैगाम को समझ जाएं कि मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के संविधान में दफा 14 की बात कर रहा हूँ जिसको अंग्रेजी में इक्वालिटी बोलते हैं, मसावात बोलते हैं, बराबरी बोलते हैं, समानता कहते हैं। ये लड़ाई में आपके ताउन की जरूरत है। और अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर हम रह गए, पिछले 60 साल से हम लोग सिर्फ वोट डालकर घर में जाकर सो जाते हैं। आपको शहरी बनना है, सिटीजन बनना है। जब आप शहरी बनेंगे, सिटीजन बनेंगे तो आपको पूरे हुकूक मिलेंगे जो एक भारत के शहरी को मिलते हैं। मगर हमारा हाल पिछले 60 साल से इन जालिमों ने बनाकर रख दिया कि तुम वोट डालो और सब हम पर छोड़ दो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वोट भी डालो और अपने मुस्तकबिल की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। आपको नेता बनाना, आपके मुस्तकबिल के फैसले कोई पटना में बैठने वाला जालिम नेता है जिसको सिर्फ दुश्मनी और असबियत के मुजाहरे करके हमको पसमानदा रखने की एक मुनसूबा साजिश के तहत हमको पसमानदा रख दिया गया, हमको गरीबी में मुब्तला कर दिया गया। हमारे बच्चों को, हमारे खास तौर से हमारी बेटियों को तालीम मुकम्मल करने के मौके फराहम नहीं किए गए। यहाँ के नौजवानों का पलायन होता है, उसको रोकने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती। और अब चुनाव आ गया, अब जब चुनाव आ गया तो आप इन जालिमों की जबान से सुनेंगे सेकुलरिज्म के लिए वोट दो। इस सेकुलरिज्म से वोट को पिछले 65 साल से दे रहे हैं। उन्होंने क्या दिया इस बिहार की 19% अक़लियतों को? सेकुलरिज्म के नाम पर तो हम ही वोट दे रहे हैं, तुम कहाँ वोट दे रहे हैं? अगर मैं किसी हर जलसे में आवाम से पूछता हूँ कि बताओ क्या तुमने बीजेपी को वोट दिया, तो सब हाथ उठाकर कहते हैं कि हमने नहीं किया। बीजेपी कामयाब कैसे हो रही? जहाँ पर हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि सुनिए, इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस खड़ी हो जाती। अरे जहाँ पर हम नहीं खड़ा करते वहां पर भी हरा नहीं पाते बीजेपी को। इसीलिए आपसे कह रहे कि अपने वजन को, अपनी ताकत में इजाफा आपको करना है तो अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के पतन छाप के निशान पर आप करिए। याद रखिए कि कोई भी इमारत
1 महीने में 2 महीने में तामीर नहीं होती। अगर आप अपने घर को बनाते हैं या कोई ऑफिस को बनाते हैं तो पहला काम आप क्या करते हैं कि उसकी बुनियाद को मजबूत रखें। आप बुनियाद को मजबूत करिए और अपने सियासी घर को तामीर करिए। ये सियासी घर में मैं आकर रहने वाला नहीं हूँ, ना तो हैदराबाद से आकर रहेगा, इसके मालिक आप रहेंगे और इस इमारत को आप अपने इत्तेहाद से, अपनी दुआओं से, अपने कुर्बानियों से आप तामीर करेंगे और अपने सियासी शऊर से आप कामयाब करेंगे। सुनिए, मैं चाहूंगा कि आप जब यहाँ से जाए तो एक पैगाम लेकर जाए, एक फिक्र लेकर जाए। सिर्फ नारे लगाकर हम अपने जज्बात को नारों में उड़ा देते हैं और फिर उसके बाद हमको याद नहीं रहता कि क्या हमने सुना था। आप यहाँ पर आए, हम यहाँ पर बुलाए गए, ये आपको हम पैगाम दे रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई में आपको साथ देना है, बराबरी की लड़ाई में आपको साथ देना है और हम जो लोग हमारे वोट को हासिल करके हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इस्तेसाल करते हैं, इसको हमको रोकना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कल हम कहाँ गए थे, जाने गए थे, वहां पर एक ट्रेन के डब्बे में क्या नाम था, अब्दुल खदीर साहब, अब्दुल खदीर को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ऑफिसर ने 3 लोगों को गोली मारी, जो एक हैदराबाद के थे, एक बिहार के थे और एक मुंबई के। लोग बोलते हैं कि मजलिस क्या करती है, सत्ता में नहीं आती का मंत्री नहीं बनता। हैदराबाद का जो शख्स मरा था, हमारे माजिद साहब कहा है, माजिद साहब, माजिद हुसैन साहब। अरे यार क्या कर रहे हो भाई? ये माजिद हुसैन साहब हमारे नामपल्ली के मेरे, इनके सुनिए, इनके विधानसभा का एक शख्स रेलवे पुलिस ने बगैर कोई वजह के सिर्फ नफरत की बुनियाद पर गोली मार दी। 3 लोगों को, 3 के लोग मर गए। इनकी विधानसभा का शख्स जो इंतकाल हो गया उसकी गोली से। हमने क्या किया हैदराबाद में उसके लिए? हमने उसको सरकार से चेक दिलाया और उसको 3 कमरे का घर सरकार से बोलकर हमने उसको फ्री में दिलवाया। उसको, उनके परिवार को, उनका अफराद-ए-तानी मत मारिए, आपको सोचने के लिए कह रहा हूं। जो शख्स मरा था, 7 MLA आए थे, उसको म्यूजियम में नहीं रखे उठाकर, जनता ने हमको ताकत दी। हमने सरकार से जाकर कहा, सरकार के मिनिस्टर से कहा कि ओवैसी साहब वो मुंबई के करीब ट्रेन में उसको गोली मारी गई। हमने कहा रहने वाला हैदराबाद का हमारा वोटर है, आप करेंगे नहीं करेंगे? सरकार ने हमको 2 BHK का कागज मिनिस्टर घर को लाके दिया। मिनिस्टर उस मरहूम के घर को आकर दिया, जो कि ये हमारी तरफ से तुमको 3 कमरे का फ्लैट सरकार ने दिया। ये ताकत होती है। आप लोग क्या कर रहे थे? वोट डाल रहे, जिंदाबाद हो गया, सेकुलरिज्म बचाओ हो गया, और फिर बीजेपी जीत के जाती है। याद रखो, हम कोई किसी रेलवे स्टेशन के कूली नहीं है कि जालिमों का बोझ हम अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाए। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने इनको अपना बोझ समझकर उठाया और इन्होंने हमारी कुर्बानियों पर, हमारी लाशों पर अपने इख्तिदार के महल को तामीर करवा दिया। जनता को कुछ नहीं मिला। 15 साल लालू के परिवार के, 20 साल नीतीश के। मेरे भाई, एक नए दौर का आगाज करो। नौजवानों, बुजुर्गों, खास तौर से मैं बुजुर्ग से कह रहा हूं, हमारे बड़े लोगों से, कि आपने अपनी जवानी को इन जालिमों के पीछे बर्बाद कर दिया। कम से कम इस विधानसभा के चुनाव में इन बच्चों को देखो आप, इनका मुस्तकबिल है। बिहार में करीब 60% आबादी, 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ये लड़ाई जो आज मजलिस ओवैसी लड़ रहा है, ये तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हैदराबाद से आकर वो हैदराबादी को नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं हैदराबाद से आकर तुम्हारे वोट लेकर
अपने जमीन का सौदा नहीं कर रहा हूं। ये लड़ाई आपकी है। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम ना तरक्की कर सकते, ना हम अपने गांव में डेवलपमेंट का विकास का काम करवा सकते, ना हम अपने मजहबी इबादत गाहों की हिफाजत कर सकते। तो आज का पैगाम आपसे यही है कि हमको इंसाफ के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करना पड़ेगा। क्या आप करेंगे? तीसरी बात जो आप यहां से लेकर जाएंगे वो ये है कि मोदी ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने और कुशवाहा साहब ने मिलकर भारत में ऐसा काला कानून बनाया जो भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया उसके पूरा बरखिलाफ। और वो कानून के जरिए वो मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रिस्तान को हासिल करना चाहते हैं। ये सोचिए कि इन्होंने इस तरह का कानून बनाकर हमारी मजहबी शनाख्त को खतरे में डाल दिया। राइट टू इक्वालिटी, समानता की बात जब होती है तो बिहार में हर मजहब के उनके मजहबी इदारे हैं, वहां पर वही मजहब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है, मगर मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी मेंबर बन सकता है। यह कानून मोदी ने, नीतीश कुमार ने, इन सब ने बनाया। इसको भी ख्याल रखिए। आखिरी बात, चौथी बात, भ्रष्टाचार नीतीश कुमार की राज में आम हो चुका है। रिश्वत, कोई भी गरीब म्यूटेशन के लिए जाता है 3,000 रुपये पूछा जाता है, 6,000, रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपये, नहीं देंगे तो जांच होगी। आवास योजना के लिए पैसे, पेंशन के लिए पैसे। पिछले 5 साल से मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने भ्रष्टाचार को आम कर दिया। दिल्ली में बैठकर मोदी बोलते ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर मोदी ये कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में तुम लूट सकते, गरीबों का खून चूस सकते। तो इसीलिए आपसे कह रहे कि ये एक नई तारीख लिखने का वक्त है। नौजवानों, ये जो ताकत तुम्हारे पास है ना, एक विकल्प है, मुतबादिल है आपके पास। आप मजलिस को मजबूत करिए, अपने बुजुर्गों को राजी करिए, अपनी हमारी इस बात को, आपकी पार्टी के पैगाम को हमारी माँ और बहनों तक पहुंचाइए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। ये मेरे लिए नहीं, ये आपकी कामयाबी होगी। बिहार ताकतवर उसी वक्त होगा जब बिहार की सबसे बड़ी अक़लियत के पास इज्जत होगी, मुकाम होगा, उनका हिस्सा मिलेगा उनको। बिहार की असेंबली में एक अख्तरुल ईमान है, एक एमएलए है। आपने देखा कि एक अख्तरुल ईमान ने कितनी मेहनत की, कितनी जुस्तजू की, और हर आपके हमारे गरीब मजलूम अवाम के मसले पर बेबाकी के साथ अख्तरुल ईमान ने उसको बयान किया। बस आपसे ही कहना था कि ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये समानता की लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है। नौजवान साथियों, मुस्लिम बिहार के सदर मोहतरम जनाब अख्तर साहब, मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब, मोहतरम जनाब वारिस खान साहब, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब और मुकामी मजलिस इत्तेहाद के तमाम ये जलसे का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं आपकी मोहब्बत को सराहतों पर रखता हूँ, और एक बात हमारे पार्टी के जिम्मेदारों को इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी जमात, कोई भी तंजीम पार्टी डिसिप्लिन से आगे बढ़ रही है। अगर एक जमात ने फैसला लिया तो जमात के जिम्मेदारों की ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस फैसले में पाबंद रहे। अगर हर कोई अपनी तरफ से मनमानी करेगा और ये कहेगा कि नहीं अवाम की बड़ा मजबूत है, मोहब्बत है, ये इस तरह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकालीफ का सफर उठाकर हमने बिहार में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मुकाम पर लाया।
और हम चाहते हैं कि कामयाबियां हमारे कदम छूटे। और जरूरी है कि क्लास के साथ पीछे से हटो। हर पार्टी बाबू पार्टी सेल्फी ले रहा के फैसले का पाबंद रहे और जो पार्टी फैसला करती है उस पर अमल करे। वरना अगर हर कोई सिर्फ सालार बनेगा तो पार्टी कहीं आगे नहीं बढ़ सकती, वही पार्टी रुक जाएगी और कामयाबी हमको नहीं मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमारे जिम्मेदार ने ये फैसला किया है वो मुस्तकबिल में ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे। ये मैं उनको बता रहा हूँ और मुस्तकबिल में अगर आपको फैसला लेंगे तो फिर ये गलती आपकी होगी, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपसे बताने भी आया हूँ क्योंकि आप लोगों की वालेहाना मोहब्बत है जो हमको यहाँ पर लाई है और आप लोग बगैर किसी इत्तला के यहाँ पर आए हैं। तो हम आपसे गुजारिश ये करने आए हैं कि आने वाले विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार बिहार के असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने वोट के जरिए से अपनी पार्टी को कामयाब इसलिए करिए क्योंकि हम अपनी सियासी क़यादत को बनाना चाहते हैं। देखिए, भारत के संविधान में दफा 14 जो समानता की और बराबरी की बात करता है। आपको फैसला करना है कि अगर हम बराबरी चाहते हैं तो हमको अपने वोट से अपने नेता को विधायक बनाकर बिहार की विधानसभा में ले जाना पड़ेगा। अगर हम इस पैगाम को समझ जाएं, हिलाओ मत। ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के संविधान में दफा 14 की बात कर रहा हूँ जिसको अंग्रेजी में इक्वालिटी बोलते हैं, मसावात बोलते हैं, बराबरी बोलते हैं, समानता कहते हैं। ये लड़ाई में आपके ताउन की जरूरत है। और अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर हम रह गए, पिछले 60 साल से हम लोग सिर्फ वोट डालकर घर में जाकर सो जाते हैं। आपको शहरी बनना है, सिटीजन बनना है। जब आप शहरी बनेंगे, सिटीजन बनेंगे तो आपको पूरे हुकूक मिलेंगे जो एक भारत के शहरी को मिलते हैं। मगर हमारा हाल पिछले 60 साल से इन जालिमों ने बनाकर रख दिया कि तुम वोट डालो और सब हम पर छोड़ दो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वोट भी डालो और अपने मुस्तकबिल की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। आपको नेता बनाना, आपके मुस्तकबिल के फैसले कोई पटना में बैठने वाला जालिम नेता है जिसको सिर्फ दुश्मनी और असबियत के मुजाहरे करके हमको पसमानदा रखने की एक मुनसूबा साजिश के तहत हमको पसमानदा रख दिया गया, हमको गरीबी में मुब्तला कर दिया गया। हमारे बच्चों को, हमारे खास तौर से हमारी बेटियों को तालीम मुकम्मल करने के मौके फराहम नहीं किए गए। यहाँ के नौजवानों का पलायन होता है, उसको रोकने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती। और अब चुनाव आ गया, अब जब चुनाव आ गया तो आप इन जालिमों की जबान से सुनेंगे सेकुलरिज्म के लिए वोट दो। इस सेकुलरिज्म से वोट को हम पिछले 65 साल से दे रहे हैं। उन्होंने क्या दिया इस बिहार की 19% अक़लियतों को? सेकुलरिज्म के नाम पर तो हम ही वोट दे रहे हैं, तुम कहाँ वोट दे रहे हैं? अगर मैं किसी हर जलसे में आवाम से पूछता हूँ कि बताओ क्या तुमने बीजेपी को वोट किया, तो सब हाथ उठाकर कहते हैं कि हमने नहीं किया। बीजेपी कामयाब कैसे हो गई? जहाँ पर हम पे इल्जाम लगाया जाता कि सुनिए, इल्जाम लगाया जाता कि मजलिस खड़ी हो जाती। अरे जहाँ पर हम नहीं खड़ा करते वहां पर भी हरा नहीं पाते बीजेपी को। इसीलिए आपसे कह रहे कि अपने वजन को, अपनी ताकत में इजाफा आपको करना है तो अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के पतन छाप के निशान पर आप करिए। याद रखिए कि कोई भी इमारत एक